तो नमस्कार। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं फाउंडेशन नाम की इस सीरीज के लगभग नए सेक्शन के बारे में, जो एक तरह से सेक्शन 3 रहने वाला है। और इसके अंदर अब तक एपिसोडों की बात कर ले तो अब तक एपिसोड हमें तकरीबन 21 देखने को मिल चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इस सीरीज की पूरी अपडेट बताएंगे, जो कि हमें एप्पल टीवी पर देखने को मिलने वाली है, यानी मिल चुकी है कई जगह, और बाकी एपिसोड हमें एक तरह से देखने को मिल रहा है। तो आगे पूरी अपडेट मैं आपको बताता हूँ, तो वीडियो को आप लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा के इसे ऑल पर सेट कर दे, तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल बताना चालू करता हूँ। फाउंडेशन एक अमेरिकी विज्ञान कथा टेलीविजन श्रृंखला है जिसे डेविड एस गोयर और जोश फ्रीडमैन ने एप्पल टीवी प्लस के लिए बनाया है, जो आइजैक असिमोव की कहानियों की फाउंडेशन श्रृंखला पर आधारित है। इसमें जेरेड हैरिस, ली पेस, लू लोबेल और ली हार्वे जैसे कलाकारों की टुकड़ी है। श्रृंखला का प्रीमियर 24 सितंबर 2021 को हुआ। अक्टूबर 2021 में फाउंडेशन को दूसरे सीजन के लिए नवीनीकृत किया गया, जिसका प्रीमियर 14 जुलाई 2023 को हुआ। दिसंबर 2023 में श्रृंखला को तीसरे सीजन के लिए नवीनीकृत किया गया, जिसका प्रीमियर 11 जुलाई 2025 को हुआ। कथानक सुदूर भविष्य में ज्ञात आकाशगंगा के अधिकांश भाग पर सम्राट क्लियोन के क्लोनों की घूमती हुई त्रिमूर्ति का निरंकुश शासन है। भाई डे, जो अपने चरम पर एक क्लियोन है, भाई डस्क, एक सेवानिवृत्त और वृद्ध क्लियोन जो सलाहकार की भूमिका में है, और भाई डॉन, एक युवा क्लियोन जिसे भाई डे के उत्तराधिकारी के रूप में प्रशिक्षित किया जा रहा है। इस आनुवंशिक राजवंश का 400 वर्षों से शाही लेडी डेमरजेल, जो सम्राट की प्रमुख अधिकारी और गुप्त रूप से एक अद्वितीय उम्रहीन मानवरूपी रोबोट है, गुप्त रूप से शासन कर रही है। युवा गाल डोर्निक एक जटिल गणितीय प्रमाण हल करता है और एक आकाशगंगाव्यापी प्रतियोगिता जीतता है, जिसे प्रसिद्ध गणितज्ञ और मनोविज्ञान के प्रोफेसर हरी सेल्डन ने अपने काम को समझने में सक्षम एक और दिमाग खोजने के लिए तैयार किया था। राजधानी ग्रह ट्रेंटोर पर पहुंचकर गाल को क्लियोनिक राजवंश और सेल्डन के स्कूलों के बीच एक संघर्ष के केंद्र में धकेल दिया जाता है, जो साइकोहिस्ट्री के गुणों के इर्दगिर्द है। सेल्डन द्वारा बनाई गई एक एल्गोरिथ्म है जो विशाल समयरेखाओं में बड़ी संख्या में लोगों की घटनाओं और कार्यों की भविष्यवाणी करती है। अपने निष्कर्षों को सत्यापित करने के लिए गाल के साथ, सेल्डन ने साम्राज्य के क्षय और आसन्न पतन की व्याख्या और सार्वजनिक रूप से भविष्यवाणी की, जिसे टाला नहीं जा सकता है, लेकिन जिसके परिणामों को मानवता के सामूहिक ज्ञान और नवाचारों को संरक्षित करने के लिए एक फाउंडेशन के निर्माण से कम किया जा सकता है। क्लियोन, जिन्हें सामूहिक रूप से एम्पायर के रूप में जाना जाता है, शुरू में सेल्डन को खारिज करते हैं, लेकिन पतन की ओर ले जाने वाली अनुमानित विनाशकारी घटनाओं की श्रृंखला की पहली के बाद उसे और उसके अनुयायियों को निर्वासन में फाउंडेशन स्थापित करने की अनुमति देते हैं। दूरस्थ ग्रह टर्मिनस पर कलाकार और पात्र। मुख्य कलाकार बाएं से दाएं जेरेड हैरिस हैरिटन हरी सेल्डन के रूप में, ली हार्वे साल्वर हार्डिन के रूप में, लू लोबेल गाल डोर्निक के रूप में, लॉरा बिर्न डेमरजेल के रूप में और ली पेस ब्रदर डे के रूप में। मुख्य जेरेड हैरिस हरिटोन हरी सेल्डन, एक गणितज्ञ और मनोइतिहास के विकासकर्ता, एक एल्गोरिथम विज्ञान जो उन्हें संभावनाओं के संदर्भ में भविष्य की भविष्यवाणी करने की अनुमति देता है। ली पेस ब्रदर डे, क्लीन आई 12, 13 और 17 के रूप में, क्लीन आई के आनुवंशिक क्लोनों की एक श्रृंखला के मध्यम आयु वर्ग के सदस्य, जो 12,000 साल पुराने गैलेक्टिक साम्राज्य के सम्राट के रूप में शासन करते हैं। पेस ने अपने प्रमुख समय में क्लीन आई का भी चित्रण किया है। 3. लू लोबेल गाल डोर्निक के रूप में, हरी की शिष्या, सिन्नेक्स की एक स्वशिक्षित युवती, एक ऐसे ग्रह जहां ज्ञान की खोज को पाखंड माना जाता है। टेयारनी गैलिया ने गाल के बच्चे का किरदार निभाया है। ली हार्वे साल्वर हार्डिन, सीजन 1 से 2, सेल्डन के मुकदमे के 35 साल बाद टर्मिनस की वार्डन, फाउंडेशन के पहले संकट की नायिका और गाल डोर्निक की बेटी। लॉरा बिर्न डेमरजेल, सम्राटों की मेजर डोमो और प्राचीन रोबोट युद्धों की अंतिम जीवित गाइनोइड्स में से एक। टेरेंस मान ब्रदर डस्क, क्लीन आई
11, 12 और 16 के रूप में क्लेन आई के आनुवंशिक क्लोनों की श्रृंखला के सबसे बड़े सदस्य, जो सम्राट के रूप में अपने कर्तव्यों से सेवानिवृत्त हुए, मान एक बुजुर्ग क्लेन आई का भी चित्रण करते हैं। 3. कैसियन बिल्टन भाई डॉन, क्लीन आई, 14 और 18 के रूप में क्लिन आई के आनुवंशिक क्लोनों की श्रृंखला के सबसे कम उम्र के सदस्य और भाई डे के प्रशिक्षण उत्तराधिकारी। 3. चेरी जोन्स फाउंडेशन एम्बेसडर क्वेंट के रूप में सीजन 3। 4. ब्रैंडन पी. बेल हान प्रिचर के रूप में सीजन 3। 4. यूथा वोंगलोई सिंह सॉन्ग के रूप में सीजन 3। 4. अलेक्जेंडर सिद्दीक डॉ. एबलिंग मिस, सीजन 3। एक स्वशिक्षित मनोचिकित्सक और हरी सेल्डन के कट्टर प्रशंसक। 5. सिद्दीक ने पहले सीजन में सेल्डन के मुकदमे में अभियोजक एडवोकेट जाइलास की भूमिका भी निभाई थी। 6. द म्यूल के रूप में मिकेल परसब्रांट, आवर्ती सीजन 2 और पिलो अस्पेक, सीजन 3। पुनरावर्ती अल्फ्रेड एनोच रेच फॉस, सीजन 1 से 2, हरी सेल्डन के दत्तक पुत्र। डैनियल मैकफरसन, ह्यूगो क्रेस्ट, सीजन 1 से 2, थेस्पिस का एक अंतर्ग्रहीय व्यापारी जो साल्वर हार्डिन का प्रेमी बन गया। क्लार्क पीटर्स, अब्बास हार्डिन, सीजन 1, सेल्डन के अनुयायी, टर्मिनस के पहले वार्डन और पहले मेयर, और साल्वर हार्डिन के सरोगेट पिता। साशा बेहार, मारी हार्डिन, सीजन 1, सेल्डन की अनुयायी और साल्वर हार्डिन की सरोगेट माँ। इलियट कोवान लुइस पिरेन, सीजन 1 के रूप में फाउंडेशन के निदेशक और हरी सेल्डन के पहले उत्तराधिकारी। एमी टाइगर, अजुरा ओडिली, सीजन 1, एक शाही महल की माली और भाई डॉन, क्लीन 14 की प्रेमिका। मिडो हमादा, शैडो मास्टर ओब्रेक्ट, सीजन 1 के रूप में क्लियोन 13 के शासनकाल के दौरान शाही जासूस प्रमुख। क्रिश्चियन कॉन्ट्रेरास कमांडर डोरविन, सीजन 1 के रूप में एक शाही सैनिक जिसे टर्मिनस के साथ संपर्क टूटने की जांच के लिए भेजा गया था। कूपर कार्टर, बाल भाई डॉन, क्लीन 13 के रूप में सीजन 1। 7. कुब्रा सैथ, ग्रैंड हंट्रेस फ्राकीन, सीजन 1, एनाक्रेन की शीर्ष सैन्य अधिकारी जो व्यक्तिगत रूप से टर्मिनस पर छापे का नेतृत्व करती है। प्रवेश राणा रोवन के रूप में सीजन 1, फ्रा के बाद दूसरे स्थान पर। कुलविंदर घिर, हाई क्लेरिक पॉली वेरिसॉफ, सीजन 2, ब्रदर कॉन्स्टेंट के वरिष्ठ और साथी, जो फाउंडेशन की शुरुआत में एक बच्चा था। ओलिवर क्रिस, निर्देशक सेरमक, सीजन 2, फाउंडेशन के नेता और भाई कॉन्स्टेंट के पिता। एलारे स्मिथ, क्वीन सरेट, सीजन 2, क्लाउड डोमिनियन की शासक और ब्रदर डे, क्लीन 17 की होने वाली दुल्हन। सेंड्रा यी सेंसिंडिवर एनजॉइनर रुए कोरिंथा, सीजन 2 के रूप में सरेत की अनुचर और सलाहकार। बेन डेनियल, बेल रियोस, सीजन 2 के रूप में एक प्रशंसित जनरल जिसे साम्राज्य की अवज्ञा करने के कारण कैद कर लिया गया था। ग्लावेन कर्र, सीजन 2 के रूप में डिनो फेत्सचर, रियोस के पति और दूसरे इन कमांड। एड बिर्च, कीपर यार्टेल, सीजन 2 के रूप में साम्राज्य के स्मृति अभिलेखागार के संरक्षक। जूडी शेकोनी शीबेन सलाइट, सीजन 2 के रूप में रियोज के प्रमुख जहाज में एक स्पेसर नेविगेटर। इसाबेला लाफलैंड, ब्रदर कॉन्स्टेंट, सीजन 2, एक नौसिखिया पादरी और यात्रा करने वाला जादूगर जो हरी सेल्डन के सुसमाचार का प्रचार करता है। रेचेल हाउस, टेल्लेम बॉन्ड, सीजन 2, इग्निस ग्रह पर मेंटलिक्स के एक समुदाय की नेता। माइकल अकिंसुलीरे लोरोन के रूप में सीजन 2, एक मेंटल और टेल्लेम का प्रवर्तक। दिमित्री लियोनिडास, होबर मेलो, सीजन 2, एक दुष्ट व्यापारी और ठग जो सेल्डन की योजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लियो बिल मेयर इंडबूर के अतिथि। रीस शियरस्मिथ जेरिल के रूप में सीजन 1 से 2, क्लियोन 12 के शासनकाल के दौरान एक शाही एजेंट। क्रिस जर्मन, जार्को, सीजन 1 से 2, गाल डोर्निक के पिता। जेड हैरिसन, बेला, सीजन 1, गाल डोर्निक की माँ। टीनिया मिलर जेफिर हलीमा इफा, सीजन 1 के रूप में
ल्यूमिनिस्ट धर्म की एक वरिष्ठ पुजारिन जो इसकी अगली नेता बनने की होड़ में है। इयान मैकनीस, मास्टर सांख्यिकी विद टिवोल, सीजन 1, सम्राट की गणितज्ञों की टीम के प्रमुख। चिपो चुंग रेवेन ऑपरेटिंग सिस्टम की आवाज के रूप में, सीजन 1। याना सेल्डन, सीजन 2 के रूप में निम्रत कौर, हरी सेल्डन की मृत जीवन साथी। होल्ट मैककेलेनी, जैगर फाउंट, सीजन 2, टर्मिनस के वार्डन। रोवेना किंग कल्ले, सीजन 2, एक गणितज्ञ जिसके काम ने हरी सेल्डन को अपना प्राइम रेडियंट बनाने में मदद की। जेस्पर क्रिस्टेंसन, डुसेम बार, सीजन 2 के रूप में, सिवेना का एक शाही वफादार। नोआ टेलर हेटमैन, सीजन 2 के रूप में, सिवेना ग्रह पर एक डाकू। फियोना ओशोग्नेसी, डॉ. ताज, सीजन 2, हेलिकॉन विश्वविद्यालय की प्रोवोस्ट। फिलिप ग्लेनिस्टर, कमोडोर आर्गो, सीजन 2, कोरेल के शासक। रेबेका इनेसन जेफिर वोरेलिस के रूप में, सीजन 3। राल्फ इनेसन, आर्चड्यूक बेलारियन, सीजन 3। सेफोन के रूप में इदुन्ना ओएसपी हिलिंसडॉटिर, सीजन 3। एपिसोड। मौसम एपिसोड मूल रूप से जारी। सबसे पहले जारी अंतिम रिलीज 1 10-24 सितंबर 2021 19 नवंबर 2021 2 10-14 जुलाई 2023 15 सितंबर 2023 3 9 10-11 जुलाई 2025 12 सितंबर 2025 सीजन 1 2021 कुल संख्या। सीजन में नंबर शीर्षक निर्देशक द्वारा लिखित मूल रिलीज तिथि 1-1 सम्राट की शांति रूपर्ट सेंडर्स डेविड एस गोयर और जोश फ्रीडमैन 24 सितंबर 2021 वर्ष 12067 ही आई एरा इंपीरियल में प्रतिभाशाली गाल डोर्निक अपने अकादमिक रूप से दमनकारी गृहग्रह सिनेक से ट्रेंटोर गैलेक्टिक साम्राज्य की राजधानी मनोइतिहास के पूर्वानुमानित गणितीय उपक्षेत्र के निर्माता प्रसिद्ध हरी सेल्डन के अधीन अध्ययन करने के लिए यात्रा करती है, एक जटिल अनुमान को हल करने के पुरस्कार के रूप में। वे दोनों राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किए जाते हैं। सेल्डन क्योंकि उसका मॉडल साम्राज्य के आसन पतन की भविष्यवाणी करता है, जो आंशिक रूप से सम्राट क्लियोन आई के क्लोनों के शासन के 4 शताब्दियों के कारण उत्पन्न ठहराव के कारण होता है, और गाल क्योंकि साम्राज्य चाहता है कि वह मनोइतिहास को बदनाम करे। गाल इसके बजाय सेल्डन के मॉडल की पुष्टि उसके मुकदमे के दौरान करता है और उन दोनों की निंदा करता है, लेकिन स्टार ब्रिज, ट्रेंटोर के अंतरिक्ष लिफ्ट ब्रदर डे सेल्डन और गाल को टर्मिनस की परिधि दुनिया में निर्वासित कर देता है, जहां उन्हें फाउंडेशन का निर्माण करना है, जो मानव ज्ञान का एक भंडार है, जिसके बारे में सेल्डन का दावा है कि यह साम्राज्य के पतन के बाद के अंधकार युग को 30,000 वर्षों से घटाकर 1 सहस्राब्दी कर देगा। 2-2 जीने की तैयारी एंड्रयू बर्नस्टीन जोश फ्रीडमैन और डेविड एस गोयर 24 सितंबर 2021 सेल्डन और उसके अनुयायी एक धीमे स्टारशिप डिलीवरेंस पर सवार होकर टर्मिनस की ओर बढ़ते हैं और बंजर दुनिया में अपने नए जीवन की तैयारी करते हैं। यात्रा के 1 वर्ष बाद 12068 ही आई गाल अपने प्रेमी सेल्डन के दत्तक पुत्र रेच को बताती है कि मनोइतिहास मॉडल अधूरा है, जिससे वह चिंतित हो जाता है। इस बीच साम्राज्य स्टार ब्रिज हमले की जांच करता है, लेकिन इसके मास्टरमाइंड की पहचान करने में असमर्थ है, या निर्णायक रूप से इसे सेल्डन या एनाक्रेन और थेस्पिस की सरकारों से जोड़ नहीं पाता है। भाई डस्क क्लियन 11 के आग्रह के बावजूद कि दोनों राज्यों के हिरासत में लिए गए प्रतिनिधिमंडलों को क्षमादान दिया जाना चाहिए, भाई डे दोनों राजदूतों को छोड़कर सभी प्रतिनिधियों को सार्वजनिक रूप से फांसी देने का विकल्प चुनता है। स्टार ब्रिज हमले 12086 ई के 19 साल बाद क्लियोन आई का आनुवंशिक राजवंश अपनी पारंपरिक सत्ता हस्तांतरण प्रक्रिया में शामिल होता है। क्लियोन 14 का जन्म नए भाई डॉन के रूप में होता है। क्लियोन 13 को भाई डे के रूप में पदोन्नत किया जाता है। क्लियोन 12 भाई डस्क के रूप में सेवानिवृत्त होता है और क्लियोन 11 इच्छामृत्यु से पहले भाई डार्कनेस की भूमिका निभाता है।
12,072 में सेल्डन के अनुयायी टर्मिनस पहुंचते हैं और वॉल्ट की खोज करते हैं, जो एक रहस्यमयी कलाकृति है जिसकी रक्षा एक शून्य क्षेत्र द्वारा की जाती है जो सभी जीवन को प्रतिकर्षित करता है। वर्तमान समय 12,102 में फाउंडेशन अच्छी तरह से स्थापित है और दूसरी पीढ़ी के उपनिवेशवादी साल्वर हार्डिन टर्मिनस के वार्डन के रूप में कार्य करते हैं। साल्वर वॉल्ट के शून्य क्षेत्र के अचानक विस्तार से परेशान है, लेकिन एक बड़ा संकट मंडराने लगता है क्योंकि शाही प्रतिबंधों का खुला उल्लंघन करते हुए एनाक्रियन के कोरवेट टर्मिनस के आसमान में दिखाई देते हैं। जहाज के आगमन से कुछ घंटे पहले सेल्वर एक बच्चे का पीछा करते हुए डूबे हुए जहाज डेलीवेरेंस में पहुंच जाती है और खुद को एनाक्रेन लैंडिंग पार्टी से घिरा हुआ पाती है। 4 द्वार पर बर्बर लोग एलेक्स ग्रेव्स लॉरेन बेलो 8 अक्टूबर 2021 क्लियोन वंश अपनी वैधता के लिए खतरे का सामना कर रहा है क्योंकि जेफिर हलीमा इफा, जो प्रमुख धर्म ल्यूमिनिज्म के अगले प्रॉक्सिमा बनने की एक प्रमुख उम्मीदवार है, एक रूढ़िवादी साम्राज्यपूर्व सिद्धांत को पुनर्जीवित करती है जो यह दावा करता है कि किसी व्यक्ति के क्लोन में आत्मा नहीं होती। यह धार्मिक मुद्दा और ट्रेंटर के अभी भी खंडहर हो चुके निचले स्तरों में एक हिंसक सिंकर विद्रोह साम्राज्य के पतन के 2 प्रमुख पूर्वाभासों को पूरा करता है जिनका जिक्र हरी सेल्डन ने अपने मुकदमे में किया था। भाई डस्क से निराश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनके बड़े भाई ने दशकों पहले आवेगपूर्ण व्यवहार करके और सेल्डन की चेतावनियों पर ध्यान न देकर इन समस्याओं का बीजारोपण किया था। ल्यूमिनिस्ट कॉन्क्लेव में भाग लेने और इफा के प्रतिद्वंद्वी का समर्थन करने के लिए ट्रेंटर से प्रस्थान करते हैं। वहीं डस्क कमांडर डोरविन को फाउंडेशन का दौरा करने का आदेश देते हैं, जो शांत हो गया है। टर्मिनस पर साल्वर एनाक्रियंस को चकमा देकर उनकी नेता ग्रैंड हंट्रेस फ्राकीन को पकड़ लेता है, जो दावा करती है कि उसे कॉलोनी के जहाज का नेविगेशन कंप्यूटर सिर्फ इसलिए चाहिए ताकि उसके लोग एक नया गृहलोक खोज सकें। एनाक्रियन सैनिक टर्मिनस शहर की परिधि की बार को घेर लेते हैं और एक फ्लैग तोप तैयार करते हैं। वॉल्ट साल्वर को ट्रेंटर के इंपीरियल लाइब्रेरी में, जहां सेल्डन काम करता था, एक बच्चे के छिटपुट दर्शन भी देने लगता है। गहरे अंतरिक्ष में एक जहाज का सामना गाल के एस्केप पॉड से होता है। 5 जागृति पर एलेक्स ग्रेव्स लेहडाना जैक्सन 15 अक्टूबर 2021 अतीत में सिनेक्स पर गाल को अपने पूर्व शिक्षक की फांसी में भाग लेने के लिए मजबूर किया जाता है, जिसे एक निंदा विश्वविद्यालय से किताबें बचाते हुए पकड़ा गया था। सीर चर्च से मोहभंग होने के बाद वह गुप्त रूप से खुद को शिक्षित करती है और गणित प्रतियोगिता में प्रवेश करती है। वर्तमान में गाल 34 साल की क्रायोस्लीप के बाद जागती है और खुद को पूरी तरह से स्वचालित स्टारशिप रेवेन पर पाती है, जिसे रेच ने तैयार किया था। वह जानती है कि रेच को हरी की हत्या के लिए मार दिया गया था और आकाशगंगा का मानना है कि वह अपराध में सहयोगी है। यह निष्कर्ष निकालने के बाद कि रेवेन हरी के होमवर्ल्ड हेलिकॉन के लिए बाध्य है, वह एक घायल लेकिन प्रतीत होता है कि जीवित हरी से टकराती है। टर्मिनस में कमांडर डोरविन को ले जाने वाला इंपीरियल जहाज एजिस कक्षा में प्रवेश करता है। अंदर पहुंचकर फ्रा टर्मिनस शहर की बार को निष्क्रिय कर देती है और बताती है कि उसका असली मकसद फाउंडेशन को नष्ट करना है, ताकि साम्राज्य द्वारा एनाक्रियन पर न्यूट्रॉन बमबारी का बदला लिया जा सके, जिसमें उसके माता पिता और भाई मारे गए थे। एनाक्रियन सैनिक शहर पर धावा बोलते हैं और उनकी फ्लैग तोप एजिस को मार गिराती है। 6 मृत्यु और युवती जेनिफर फांग मार्कस गार्डली 22 अक्टूबर 2021 भाई द मेडेन पहुंचता है, जो ल्यूमिनिस्ट धर्म के केंद्र में स्थित पवित्र चंद्रमा है। वह उदारवादी जेफिर गिलाट के सम्मान में एक चंद्रमाव्यापी विल्वनीकरण प्रणाली बनाने का वचन देकर जेफिर हलीमा को कमजोर करता है, लेकिन हलीमा दिवंगत प्रॉक्सिमा ओपल की एक प्रेरक स्तुति के साथ बढ़त हासिल कर लेती है, जिसमें शाही क्लोनिंग की सूक्ष्म आलोचना की गई है। ट्रेंटोर पर भाई डॉन, मेहेल की माली, अजुरा ओडली के साथ प्रेम प्रसंग करता है
और अपना सबसे गहरा राज उजागर करता है। उसमें अस्पष्ट रूप से रंगंधापन जैसे छोटे छोटे आनुवंशिक लक्षण है जो उसे पिछले सभी क्लोनों से अलग करते हैं। टर्मिनस पर एनाक्रियन एजिस के मलबे से डोरविन को पुनः प्राप्त करते हैं और इन्विक्टस, एक लंबे समय से खोया हुआ शाही युद्धपोत जिसे फ्रा के लोगों ने पुनः खोजा और साम्राज्य पर हमला करने के लिए इस्तेमाल करने की योजना बनाई, की मरम्मत और चालक दल के लिए आवश्यक कौशल वाले उपनिवेशवादियों को इकट्ठा करते हैं। साल्वर 2 बच्चों की मदद से शहर से भाग निकलती है और फ्रा को फंसाने के लिए एनाक्रियन कॉर्वेट्स को ले जाने का फैसला करती है। मिशन के दौरान साल्वर को एक दृष्टि मिलती है जिसमें पता चलता है कि हरी सेल्डन की हत्या सेल्डन की फाउंडेशन के लिए योजना का हिस्सा थी, लेकिन गाल द्वारा लिया गया एस्केप पॉड रेज के लिए था। साल्वर की अनुपस्थिति में उसके पिता अब्बास कॉर्वेट्स को उड़ाने के लिए खुद को बलिदान कर देते हैं। साल्वर और उसके प्रेमी थेस्पिन व्यापारी ह्यूगो बाद में फ्रा द्वारा बंदी बना लिए जाते हैं। साल्वर को ह्यूगो के जहाज बेगर को बंदी उपनिवेशवादियों के साथ एंथोर बेल्ट तक ले जाने के लिए मजबूर किया जाता है। साथ साथ रेहेसे और शहीद जेनिफर फांग कैटलिन सॉन्डर्स 29 अक्टूबर 2021। साल्वर और फ्रा का दल 700 साल पुराने भूतिया जहाज इन्विक्टस पर चढ़ता है और उसकी खोजबीन करता है, लेकिन इसमें कई लोग हताहत होते हैं। अन्य लोगों के अलावा बेगर से स्पेसवॉक करते समय ह्यूगो बह जाता है और जहाज का ताला खोलने के बाद फ्रा डोरविन को मार देती है। इन्विक्टस के एक संभावित घातक गंतव्य की ओर अचानक छलांग लगाने से कुछ ही घंटे दूर होने के साथ एनाक्रियन और उपनिवेशवादियों का घटता हुआ समूह नियंत्रण लेने के लिए पुल की ओर बढ़ता है। द मेडेन पर ब्रदर डे उद्दंड हलीमा पर लगाम लगाने में अपनी असमर्थता से परेशान है, लेकिन वह तय करता है कि ल्यूमिनिज्म की सबसे पवित्र तीर्थयात्रा करके वह उसे मात दे सकता है। ट्रेंटोर पर अजुरा ब्रदर डॉन से, जो अपनी विशिष्टता उजागर होने पर किसी और क्लोन द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने के निरंतर भय में रहता है, उसके साथ भाग जाने के बारे में विचार करने के लिए कहती है। रेवेन पर जीवित हरी सेल्डन के बारे में पता चलता है कि वह मृत हरी की चेतना की एक डिजिटल प्रति है। यह प्रतिलिपि उस चाकू में रखी गई थी जिसका इस्तेमाल रेच ने उसे मारने के लिए किया था, और जब गाल मिला तो उसे जहाज में डाल दिया गया था। हरी बताता है कि गाल और रेच के अप्रत्याशित रिश्ते ने फाउंडेशन के लिए उसकी योजनाओं को बाधित कर दिया था। हरी को खुद को पौराणिक कथाओं में भालने के लिए आत्महत्या करनी थी, रेच को चाकू रेवेन तक पहुंचाना था और गाल को फाउंडेशन को टर्मिनस पर उसके पहले संकट से उबारना था। हरी ने रेच को उसकी हत्या करने के लिए उकसाया था ताकि दोनों अलग हो जाए। अपने गुरु के छलकपट पर गाल का गुस्सा इस बात से क्षण भर के लिए शांत हो जाता है कि उसके पास एक गुप्त क्षमता है, पूर्वज्ञान। 8-8 लापता टुकड़ा रॉक्सेन डॉसन सारा नोलेन 5 नवंबर 2021। इन्विक्टस पर सवार समूह आखिरकार पुल पर पहुंच जाता है। इस बीच ह्यूगो सुरक्षित रूप से एक संचार रिले पर पहुंच जाता है और अपने लोगों से मदद मांगता है। जैसे ही थेस्पिन्स हमला करते हैं और फ्रा और साल्वर आपस में लड़ते हैं, इन्विक्टस अज्ञात में कूद जाता है। रेवेन पर हरी हेलिकॉन पर एक गुप्त दूसरा फाउंडेशन स्थापित करने की अपनी योजना का खुलासा करता है, जिसे ब्लैक होल के चारों ओर अपनी परिक्रमा के कारण स्टार्स एंड उपनाम दिया गया है, लेकिन विस्तार से बताने से इनकार कर देता है। क्रोधित और अधीर, गाल हरी को एस्केप पॉड में जाने देने के लिए मजबूर करता है और वह सिनेक्स के लिए एक ऐसा मार्ग तय करती है जिसे पूरा होने में 138 साल लगेंगे। भाई डे सर्पिल पूरा करता है, जो एक रेगिस्तानी गुफा के कुंड तक एक कष्टदायक यात्रा है, और दावा करता है कि उसे ल्यूमिनिज्म की त्रिदेवी से एक पवित्र फूल का दर्शन हुआ है। जेफिर डे के दर्शन को एक दिव्य घोषणा मानते हैं कि उनमें आत्मा है, जिससे किसी ल्यूमिनिस्ट द्वारा इंपीरियल क्लोनिंग की आगे की आलोचना अपवित्र हो जाती है, और जेफिर गिलाट का प्रॉक्सिमा में पदावनत होना भी सुनिश्चित हो जाता है। डे अपनी रोबोट मेजरडोमो
डेमर्जेल को हलीमा की गुप्त हत्या करने का आदेश देकर अपनी जीत पक्की कर लेता है। डेमर्जेल एक धर्मनिष्ठ ल्यूमिनिस्ट है जो हलीमा का सम्मान करती है और इस आदेश से बहुत व्यथित होती है, लेकिन वह अपनी प्रोग्रामिंग के कारण आज्ञा मानने को बाध्य होती है। द मेडेन को पीछे छोड़ते हुए डे गुफा में अपने अनुभव पर विचार करता है और बताता है कि उसे कोई दर्शन नहीं हुआ था। जब रोती हुई डेमर्जेल ने उसे समझाया कि वह धोखे से वाकिफ थी और उसने इसका विरोध किया था। 9-9 पहला संकट, रॉक्सेन डॉसन विक्टोरिया मोरो 12 नवंबर 2021। फाउंडेशन के निदेशक लुइस पिरेन के बलिदान के कारण, जिन्होंने आखिरी क्षण में खुद को जहाज के सिस्टम से जोड़ लिया था, इन्विक्टस टर्मिनस के ऊपर प्रकट होता है। सेल्वर खुशी खुशी ह्यूगो से फिर मिलता है, फिर टर्मिनस पर उतरकर वॉल्ट को निष्क्रिय करता है, जिसने पूरे ग्रह को अपने शून्य क्षेत्र में घेर लिया है। ट्रेंटर पर भाई डॉन को पता चलता है कि भाई डस्क उसका राज जानता है और अजुरा को ढूंढने के लिए ट्रेंटर की गहराइयों में भाग जाता है, लेकिन वह एक षड्यंत्र के हाथों में पड़ जाता है। शुरू से ही अजुरा एक साम्राज्य विरोधी समूह का हिस्सा था जिसने डॉन के डीएनए में फेरबदल कर उसे अपूर्णताएं दी थीं और उसे उम्मीद थी कि वह एक दिन महल से भाग जाएगा। इसका उद्देश्य डॉन के इंपीरियल नैनोबॉट्स को निकालने और उन्हें एक सहयोगी पूर्ण क्लियोन क्लोन में प्रत्यारोपित करने का अवसर बनाना था, जो फिर डॉन की पहचान ग्रहण करेगा। डॉन के निराश होने पर डस्क इंपीरियल सैनिकों के साथ आता है जो षड्यंत्रकारियों और उनके नकली क्लियोन को मार गिराते हैं। डस्क डॉन के भाग्य का फैसला लौटने वाले भाई डे पर छोड़ देता है। टर्मिनस पर साल्वर तिजोरी की पहेली सुलझाता है और उसे एक पोर्टल में बदल देता है। इकट्ठे हुए एनाक्रियंस, थेस्पिन्स और टर्मिनी के सामने साल्वर इन्विक्टस का इस्तेमाल करके तीनों लोगों को साम्राज्य के खिलाफ बढ़त दिलाने का प्रस्ताव रखता है। फ्रा तिजोरी को नष्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन साल्वर उसे गोली मार देता है। इससे पहले कि आगे कोई हिंसा हो, हरी सेल्डन पोर्टल से बाहर आ जाता है। 10-10 छलांग, डेविड एस. गोयर डेविड एस. गोयर 19 नवंबर 2021। मूल की दूसरी डिजिटल प्रति, हरी, बताते हैं कि वॉल्ट शुरू से ही उनका ताबूत था, जो फेंके जाने के बाद रूपांतरित हो गया और उपनिवेशवादियों से पहले टर्मिनस पहुंच गया। वह यह भी बताते हैं कि फाउंडेशन का असली उद्देश्य ज्ञान की रक्षा करना नहीं, बल्कि एनाक्रियन और थेस्पिस की सहायता से एक नई सभ्यता का निर्माण करना था, और इन्विक्टस का उपयोग करके एक मेगाफ्लेयर का नाटक करने का सुझाव देते हैं, ताकि ऐसा लगे कि टर्मिनस से जीवन समाप्त हो गया है। इससे आउटर रीच साम्राज्य से गुप्त रूप से विकसित हो सकेगा। अगले संकट तक वॉल्ट में लौटते समय हरी, साल्वर को बताते हैं कि उनके दर्शन उनके द्वारा नहीं भेजे गए थे। महीनों बाद ह्यूगो इन्विक्टस का कप्तान बन जाता है और साल्वर टर्मिनस के मेयर पद के लिए चुनाव लड़ रही होती है। जब साल्वर को पता चलता है कि उसका गर्भाधान गाल और रेच ने किया था और उसके भ्रूण को डिलीवरेंस पर सुरक्षित रखा गया था, उसकी मां मारी द्वारा गर्भाधान से पहले, उसे एहसास होता है कि उसके दर्शन उसके आनुवंशिक माता-पिता की यादें हैं और वह गाल की तलाश में टर्मिनस छोड़ देती है। ट्रेंटोर में भाई डे अजुरा को बताता है कि उसने उसके सभी रिश्तेदारों और उन सभी लोगों को मार डाला है जिनसे वह कभी मिली थी, और उसे जीवन भर के लिए छुपकर रहना होगा। डस्क की आपत्तियों के बावजूद डे डॉन को छोड़ देने का फैसला करता है, लेकिन डेमर्जेल फिर भी डॉन को मार डालता है, यह कहते हुए कि क्लियोन राजवंश के प्रति उसकी वफादारी डे की इच्छाओं से ज्यादा महत्वपूर्ण है। डे को बाद में बताया जाता है कि साम्राज्य विरोधी षड्यंत्र ने बहुत पहले क्लियोन आय के शरीर के डीएनए को भी बदल दिया था, जिससे न केवल सभी मौजूदा प्रतिस्थापन क्लोन प्रभावित हुए थे, बल्कि स्वयं डे और संभवतः उनके पूर्वज भी प्रभावित हुए थे। 12240 में गाल सिन्नेक्स पर उतरती है और अपने गृहनगर के खंडहरों में उसे पानी के नीचे एक और पॉड मिलता है और वह साल्वर को जगाती है, जो उसे बताता है कि वह गाल की बेटी है। फिर साल्वर उसे हरी सेल्डन का प्राइम रेडिएंट देता है।
हो जाता है। साल्वर एक संभावित पर्यवेक्षक की जांच करने के लिए जहाज छोड़ देता है। ट्रेंटोर पर सारेत क्लियोन के शयन कक्ष में पहुंचकर यह पता लगाने में सफल हो जाता है कि वह हत्या के प्रयास से कैसे बच गया, और भाई डे के साथ एक गर्मागरम बहस के दौरान उसके विवाह प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है। डस्क और रू अपने अतीत को याद करने में अधिक समय बिताते हैं। डस्क यह जानकर परेशान हो जाता है कि डे को उसका और डॉन का स्मृति ऑडिट करने का अधिकार है। वह डॉन के साथ मेमोरियम जाकर उनकी स्मृतियों का निरीक्षण करता है। एस्क्लेपियन में एक देखभालकर्ता के स्मृति ऑडिट का निरीक्षण करते समय सारेत और रू को डेमरजेल के रोबोटिक स्वभाव का पता चलता है। इग्निस पर सेल्वर ह्यूगो क्रेस्ट से फिर से मिलता हुआ प्रतीत होता है। हालांकि उसे मृत मान लिया गया था, फिर भी वह जीवित है। हालांकि हरी को ह्यूगो पर संदेह है, जो बाद में एक टेलीपैथ के रूप में सामने आता है और अन्य टेलीपैथ के साथ मिलकर बेगर पर हमला करता है, और सेल्वर, हरी और गाल को पकड़ लेता है। तीनों को टेलीपैथ्स की नेता टेल्लेम बॉन्ड के सामने लाया जाता है, जो बताती है कि इग्निस टेलीपैथ्स या मेंटलिक्स का आश्रय स्थल है, और ऐसा लगता है कि वह पहले से ही उनकी दूसरी नींव बनाने की योजना से वाकिफ है। 16-6 देवताओं ने शराब क्यों बनाई? एलेक्स ग्रेव्स कहानी, डेविड एस. गोयर. टेलीप्ले, जेन एस्पेंसन 18 अगस्त 2023। साल्वर जल्दी उठती है और समुद्र तट पर टहलती है, जहां उसकी मुलाकात जोशियाह नाम के एक युवा मेंटलिक से होती है, और उसे दर्शनों के माध्यम से पता चलता है कि कैसे टेलम मेंटलिक्स को आकाशगंगा में उत्पीड़न से बचाता है और उन्हें इग्निस तक लाता है। इग्निस पर दूसरा फाउंडेशन स्थापित करने के अपने विरोध को टेलम द्वारा व्यक्त करने के बाद गाल टेलम के साथ पूर्वज्ञान के अपने दर्शन साझा करती है। हालांकि वह एक अपरिहार्य भविष्य के ज्ञान को स्वीकार करने से इनकार कर देती है। टेलम गाल को प्रशिक्षित करने की पेशकश करती है, और टेलम के गुजर जाने के बाद मेंटलिक्स का नेतृत्व करने की पेशकश करती है, लेकिन उसे हरी और मेंटलिक्स के बीच चयन करने की अंतिम चेतावनी देती है। हरी का टेलम के प्रति अविश्वास बढ़ता है। हरी, गाल और टेलम के बीच बहस के बाद हरी बेगर पर ग्रह को छोड़ने के लिए जाता हुआ प्रतीत होता है। जैसे जैसे पानी बढ़ता है और वह धीरे धीरे डूबता है, हरी अपने अतीत में वापस चला जाता है और उसे अपने बचपन, हेलिकॉन पर अपने शुरुआती शोध और अपनी पूर्व जीवनसाथी याना के दर्शन होते हैं, जो उनके बच्चे को जन्म देने वाली थी, लेकिन साम्राज्य के हाथों मर गई, जो प्रोटोटाइप रेडिएंट हासिल करने की कोशिश कर रहा था। ब्रदर डे अपनी होने वाली दुल्हन का परिचय ट्रेंटोर के लोगों से करवाता है, लेकिन सारेत उसे हरा देता है, भीड़ को जीत लेता है और ब्रदर डे को बेचैन कर देता है। होबर मेलो हरी द्वारा बताए गए निर्देशांक पर पहुंचता है और स्पेसर मदरशिप ढूंढकर उस पर चढ़ जाता है। कॉन्स्टेंट और पॉली फाउंडेशन की ओर से ट्रेंटोर पहुंचते हैं और कुछ ही देर बाद गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। 17-7 एक आवश्यक मृत्यु, मार्क टोंडेराई, एरिक कैरास्को और डेविड कोब 25 अगस्त 2023। रानी सरेत अपनी प्रजनन क्षमता की पुष्टि के लिए एक अनिवार्य चिकित्सा जांच से गुजरती है। सरेत के मौखिक उकसावे के कारण प्रक्रिया के बाद डेमरजेल अपने परिवार की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाती है और इस तरह क्लियोन 17 की संलिप्तता के अपने संदेह की पुष्टि करती है। होबर मेलो एम्पायर के नाविकों स्पेसर्स के पास जाता है और उन्हें संश्लेषित सूक्ष्म पोषक तत्व ओप्लेस्क देकर, जिस पर वे निर्भर है, उन्हें एम्पायर की दास्ता से मुक्त करने का प्रस्ताव रखता है। हालांकि जोखिमों का आकलन करने के बाद स्पेसर्स होबर के प्रस्ताव को अस्वीकार कर देते हैं और उसे जनरल रियोस के हवाले कर देते हैं। बेकी की मदद से होबर अपने फुसफुसाते जहाज पर सवार होकर रियोस और होम स्वार्म से बच निकलता है और फाउंडेशन की छलांग तकनीक का प्रदर्शन करता है। बेल रियोस अपने पति के कहने पर एम्पायर के खिलाफ जाने के अपने विकल्पों पर बहस करती है, लेकिन अंततः ऐसी किसी भी कार्रवाई को बहुत बड़ा जोखिम बताती है। सरेत अपने परिवार के खिलाफ भाई डे के अपराधों का सामना करती है और डॉन से प्रस्ताव रखती है
कि वह डे की बजाय उसे गर्भवती करे। कॉन्स्टेंट और पॉली हिरासत में रहते हैं और अंततः उन्हें एम्पायर से मुलाकात का मौका मिलता है। कॉन्स्टेंट अनजाने में हैरी सेल्डन का एक इंटरफेस ले लेता है जो एम्पायर से भिड़ जाता है और ब्रदर डे को परेशान कर देता है, जिससे वह टर्मिनस के चारों ओर नाकाबंदी का आदेश दे देता है। इग्निस पर साल्वर को मेंटलिक्स के इरादों और हैरी के अचानक चले जाने पर शक रहता है, लेकिन इग्निस छोड़ने का उसका सुझाव गाल ठुकरा देता है। वह जांच जारी रखती है और हैरी के डूबे हुए शरीर की खोज करती है, लेकिन टेलेम के हाथों पकड़ी जाती है, जो यह कहकर कि कभी कभी मौत जरूरी होती है, साल्वर को बेहोश कर देता है और वह समुद्र के पानी के एक कुंड में मुंह के बल तैरता रहता है। प्राइम रेडियंट के भीतर हैरी सेल्डन की चेतना की एक प्रति, रेडियंट की ही एक अभिव्यक्ति प्रतीत होने वाली चीज की मदद से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश करती है। समुद्री ग्रह सिनेक्स पर गाल और साल्वर रेडियंट की जांच करने और यह जानने के बाद कि हैरी की योजना भटक रही है, साल्वर के जहाज बेगर को फिर से सक्रिय करने का काम करते हैं ताकि वे टर्मिनस लौट सकें। भाई डे, क्लियोन 17, डेमरजेल के साथ अंतरंगता के दौरान ब्लाइंड एंजेल्स द्वारा की गई हत्या के प्रयास में बच जाता है और भाइयों डॉन और डस्क पर इसमें शामिल होने का आरोप लगाता है। वह आनुवंशिक राजवंश को समाप्त करने और साम्राज्य की दिशा बदलने के लिए क्लाउड डोमिनियन की रानी सरेत प्रथम से विवाह करने की योजना बनाता है, लेकिन रानी उससे प्रभावित नहीं होती और उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर देती है। साम्राज्य को पता चलता है कि टर्मिनस किसी महाज्वाला से नष्ट नहीं हुआ था जैसा कि उन्होंने अनुमान लगाया था। यह घटना आनुवंशिक राजवंश के भ्रष्टाचार की खोज के साथ साथ हुई थी, इसलिए इसकी पूरी जांच कभी नहीं हो पाई, लेकिन कोई कदम उठाने से पहले वह आगे की जांच करने का फैसला करता है। रेडियंट से भागने के बाद हैरी भिखारी के अंदर गाल और साल्वर का सामना करता है। 12-2 अंधेरे की एक झलक, डेविड एस. गोयर, जेन एस्पेंसन और डेविड एस. गोयर 21 जुलाई 2023। हैरी, साल्वर और गाल को बताता है कि दूसरे फाउंडेशन की स्थापना पहले फाउंडेशन के अस्तित्व और उसकी योजना के सफल होने के लिए जरूरी है, लेकिन हेलिकॉन जाते समय गाल के जहाज से भाग जाने के कारण यह योजना बाधित हो गई। फिर हैरी की मदद से वे बेगर को तेजी से स्टार्ट करने में कामयाब हो जाते हैं और विशाल तूफानी लहरों के टकराने से ठीक पहले सिनेक्स से निकल जाते हैं। रात के खाने के दौरान रानी सारेत एम्पायर के साथ अपने आसन्न मिलन के बारे में चर्चा करती है और साथ ही चतुराई से हत्या के प्रयास की तह तक जाती है। सिवेना ग्रह पर फाउंडेशन के उच्च क्लेरिक पॉली वेरिसोफ और उनके कनिष्ठ नौसिखिए क्लेरिक भाई कॉन्स्टेंट फाउंडेशन के मिशन का प्रचार करते हुए यह पता लगाते हैं कि सेल्डन की तिजोरी फिर से खुल गई है और आगे क्या होने वाला है, यह देखने के लिए जल्दी से टर्मिनस वापस चले जाते हैं। वार्डन सेल्डन की तिजोरी के पास पहुंचता है और तिजोरी पर होबर मैलो नाम लिखा दिखाई देने से पहले ही भस्म हो जाता है। गाल 150 साल बाद के भविष्य में झांकती है और उस पर एक टेलीपैथ म्यूल, जो आसन अंधकार का स्रोत है, हमला करता है, ठीक उससे पहले जब वह अपने बगल में मृत सेल्वर को देखती है। इस मुठभेड़ के बाद गाल अपने भविष्य के सिर से इग्निस ग्रह पर दूसरे फाउंडेशन का स्थान प्राप्त करती है। 13-3 राजा और आम आदमी डेविड एस. गोयर, लेहडाना जैक्सन और जेन एस्पेंसन 28 जुलाई 2023। एम्पायर की ओर से लेडी डेमरजेल लेप्सिस दंड कॉलोनी में कैद एक पूर्व जनरल बेल रियोज को असंतुष्ट फाउंडेशन की जांच के लिए नियुक्त करती है। रियोज एम्पायर के साथ एक मुलाकात में शामिल होते हैं, जहां उन्हें औपचारिक रूप से कार्यभार सौंपा जाता है और फिर वे अपने पति ग्लवेनकर से फिर मिलते हैं और फिर एक बेरे का नेतृत्व करते हुए आउटर रीच की जांच करते हैं। हैरी, गाल और साल्वर को ऊना की दुनिया, एक रेगिस्तानी और पूर्व खनन ग्रह, ले जाता है, जहां गाल को उसे पहाड़ों में एक कक्ष में ले जाने के लिए मनाने के बाद उसकी चेतना को कल्ले द्वारा एक जैविक शरीर में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जिसकी असली पहचान खुद को हैरी की दोस्त कहने के अलावा अभी भी गुप्त है।
जब गाल और साल्वर रेगिस्तानी ग्रह से चढ़ाई करने वाले होते हैं, तभी स्वायत्त खनन मशीनें फिर से सक्रिय हो जाती है और बेगर पर हमला करना शुरू कर देती है। वे हमलावर मशीनों से सफलतापूर्वक बच निकलते हैं और हरी के बेहोश शरीर को वापस पाने के बाद ग्रह छोड़ देते हैं। एक ठग और कुशल व्यापारी, होबर मैलो, एक टेलीपोर्टेशन उपकरण का उपयोग करके कमांडर आर्गो के साथ स्थान बदलकर कोरेल की आंख चुरा लेता है। उसकी योजना नाकाम हो जाती है और उसे पकड़ लिया जाता है और मौत की सजा सुनाई जाती है। लेकिन वह उसी तकनीक का इस्तेमाल करके अपने अपहर्ताओं को फिर से धोखा देता है और कोरेल से उसी जहाज में भाग निकलता है जिस पर पॉली और कॉन्स्टेंट उसकी रिहाई की अपील करने आए थे। 14-4 जहां तारे बिखरे हुए हैं, मार्क टोंडेराई, लेहडाना जैक्सन और डेविड एस. गोयर 4 अगस्त 2023। सारेथ और डॉन महल के बगीचों में टहलते हुए एक दूसरे से अपने अपने परिवारों पर हुए हत्याकांड में उनकी संभावित संलिप्तता के बारे में विनम्रतापूर्वक पूछताछ करते हैं और अपनी आपसी ईमानदारी के जरिए एक रिश्ता बनाते हैं। डस्क और रू को अपने उस प्रेम प्रसंग की याद आती है जब वह गोस्मर कोर्ट में एक उपपत्नी थी और डस्क रू को अपनी मुलाकात की रिकॉर्डिंग दिखाने की पेशकश करती है क्योंकि ट्रेंटोर छोड़ने से पहले उस घटना की उसकी यादें मिटा दी गई थीं। रियोज और ग्लवेन मुखबिर ड्यूसेम बर्र से मिलने के लिए सिवेना में घुसपैठ करते हैं, जो जादूगरों, उनकी उन्नत तकनीक और फाउंडेशन से उनके संबंधों के बारे में जानकारी देता है। हालांकि रियोज को संदेह रहता है। उनकी मौजूदगी से सतर्क एक स्थानीय भील द्वारा अंदर घुसने की कोशिश के बाद वे भाग निकलते हैं। रियोज द्वारा तख्तापलट करने से पहले यातना से बचने के लिए बर्र खुद को जहर दे देता है। पॉली, कॉन्स्टेंट और होबर टर्मिनस पहुंचते हैं, वॉल्ट में प्रवेश करते हैं और हरी सेल्डन से मिलते हैं, जो क्लेरिक्स को युद्ध रोकने के लिए इंपीरियम के साथ शांति वार्ता शुरू करने का निर्देश देते हैं और मेलो को कुछ अलग निर्देश देते हैं। होबर कॉन्स्टेंट की पालतू बेकी को लेकर अपने जहाज पर निकल जाते हैं, जबकि पॉली और कॉन्स्टेंट वहीं रह जाते हैं। सारेथ अपने परिवार की मौतों की जांच के लिए एक महल के क्लेविगर की मदद लेती है। 15-5 देखा और देखा, एलेक्स ग्रेव्स, जोएल गार्फिंकेल और जेन एस्पेंसन 11 अगस्त 2023। हरी को रेच का सपना आता है। डिलीवरेंस पर हरी को चाकू मारने से कुछ क्षण पहले और बेगर पर जागते हुए उसे रेच का एक भूत दिखाई देता है, जो एक संक्षिप्त मुठभेड़ के बाद गायब हो जाता है। हरी, गाल और साल्वर चर्चा करते हैं कि बेगर के इग्निस के वायुमंडल में प्रवेश करने से पहले उसका जैविक शरीर कैसे बना, जहां वह ऋणात्मक आयनों से टकराकर ग्रह पर दुर्घटनाग्रस्त। ट्रेंटोर पर भाई डस्क एनजॉइनर रू को डेमरजेल के क्वार्टर में झांकते हुए पकड़ लेता है, जिसके बाद रू क्लाउड डोमिनियन की स्मृति पुनर्स्थापना क्षमताओं का खुलासा करती है। यह जानकर डस्क को हत्या के प्रयास में उसकी संभावित संलिप्तता का संदेह होता है, जिसे रू तुरंत नकार देती है। बाद में जब डस्क और रू आत्माओं के भित्तिचित्र के पास बातचीत कर रहे होते हैं, तो उनकी नज़र भित्तिचित्र के एक अजीबोगरीब हिस्से पर पड़ती है, लेकिन कैप्टन टिमेंद्रा उन्हें क्लेरिक्स की आसन फांसी की सूचना देकर बीच में ही रोक देते हैं। जब भाई कॉन्स्टेंट मरने ही वाला होता है, तभी होबर मेलो का फुसफुसाता जहाज महल के मंच पर हिंसक रूप से प्रकट होता है। इस अफरातफरी का फायदा उठाकर होबर कॉन्स्टेंट को बचाने में कामयाब हो जाता है, हालांकि पॉली पीछे छूट जाता है। भाई डे को बेकी द्वारा लगभग मार ही डाला जाता है, इससे पहले कि वह गोली मार दी जाती है। इसके तुरंत बाद डस्क और डेमरजेल के करे विरोध के बावजूद, लेकिन सारेथ के अप्रत्याशित समर्थन से, डे टर्मिनस और फाउंडेशन का दौरा करने का फैसला करता है। बाद में रू, भाई डॉन के प्रति उसके लापरवाह व्यवहार के लिए सारेथ को फटकार लगाती है। इग्निस पर बंदी रहते हुए साल्वर रेडिएंट के माध्यम से तिजोरी में हरी सेल्डन से संपर्क करने में सफल हो जाती है और वह उसे भागने में मदद करता है। इसी समय गाल को भी टेल्लेम ने बंदी बना लिया है, जो अपनी मानसिकता को गाल के शरीर में स्थानांतरित करने के लिए एक अनुष्ठान की तैयारी कर रही है, जिससे पता चलता है
कि उसने पहले भी ऐसा किया है। कॉन्स्टेंट और होबर फुसफुसाते हुए जहाज के अंदर और सारेत और डॉन ट्रेंटोर के हीट सिंक में अपने अपने रिश्तों को पूरा करते हैं, जबकि डस्क और रू भित्ति चित्र की दीवार के पीछे एक रास्ता खोजते हैं जो एक छिपे हुए कक्ष की ओर जाता है, जहां उनका स्वागत क्लियोन प्रथम के प्रक्षेपण द्वारा होता है, जो डेमर्जेल की उत्पत्ति के बारे में सुराग प्रदान करता है। 1909 बहुत पहले, बहुत दूर नहीं, रॉक्सेन डॉसन, जेन एस्पेंसन और एरिक कैरास्को 8 सितंबर 2023। 610 साल पहले एंटुंग राजवंश का युवा राजकुमार क्लियोन मेहेल के एक छिपे हुए गलियारे में अचानक पहुंच जाता है और एक कक्ष में पहुंचता है जहां उसकी मुलाकात विभाजित डेमर्जेल से होती है। वह रोबोट युद्धों की कहानियों से उस युवा को लुभाती है और वर्षों तक बार बार आने के बाद कहानियों के माध्यम से वयस्क क्लियोन की इच्छाओं को शांत करती है। एक वृद्ध क्लियोन अंततः उसे 5000 साल की कैद से मुक्त करता है और उसके संकोच के क्षण में एक ऐसा कार्यक्रम स्थापित करता है जो उसे साम्राज्य की सेवा करने के लिए बाध्य करता है। वर्तमान में डेमर्जेल के अतीत की घटनाओं का वर्णन करने के बाद क्लियोन प्रथम भाई डस्क और रू को उसी कक्ष में फंसा लेता है। इग्निस पर टेलम बॉन्ड जबरन उसकी मानसिकता को गाल में स्थानांतरित करने का प्रयास करती है, लेकिन सेल्वर द्वारा गाल को बचाने और वे भिखारी के पास भाग जाने से उसका प्रयास बाधित होता है। टर्मिनस पर डे फाउंडेशन के नेतृत्व से मिलता है और सेल्डन चर्च की ओर बढ़ता है, जहां निरीक्षण करने पर वह क्रोधित होकर चर्च को शस्त्रागार घोषित करता है और पुजारियों को फांसी देने का आदेश देता है। जब रियोज इन्विक्टस पर चढ़ने की योजना बना रहा था, जहाज चालू हो गया और शाही बेरे और फाउंडेशन के बीच लड़ाई शुरू हो गई। डे तिजोरी में प्रवेश करता है और सेल्डन से मिलता है, उससे मनोइतिहास की निंदा करने की मांग करता है। जब सेल्डन मना कर देता है, तो डे इन्विक्टस को ग्रह पर उतारने का आदेश देता है। इस बीच होबर मैलो और ब्रदर कॉन्स्टेंट, जो रियोज के जहाज पर कैद थे, को पुल पर लाया जाता है जब एम्पायर टर्मिनस की सतह की अपनी यात्रा से लौटने के बाद जहाज पर चढ़ता है। इग्निस पर साल्वर टेलम के प्रवर्तक लोरोन से लड़ता है और उसे एक एयरलॉक में फंसाकर और उसे वेंट करके मारने में कामयाब हो जाता है। बेगर के अंदर टेलम प्रकट होता है और गाल और साल्वर दोनों को वश में कर लेता है। 2010 सृष्टि मिथक एलेक्स ग्रेव्स, डेविड एस गोयर और लिज फांग 15 सितंबर 2023। भाई डे शाही बेरे को फाउंडेशन की सहयोगी दुनियाओं में कूदने और उन्हें नष्ट करने का आदेश देता है। जनरल रियोज के आदेश को अस्वीकार करने पर डे उसे उसकी कमान से मुक्त कर देता है, जिसके बाद शीबेनसलाइट होबर मैलो द्वारा जहाज पर लाए गए एक छलांग क्रम का उपयोग करके जहाजों को एक दूसरे से टकराने के लिए तैयार करती है, जिससे अनिवार्य रूप से पूरा बेड़ा नष्ट हो जाएगा और शेष स्पेसर्स साम्राज्य से मुक्त हो जाएंगे। जब डे होबर द्वारा चाल का खुलासा करने के बाद उसे मारने की कोशिश करता है, तो रियोज खुद को डे और होबर के बीच फेंक देता है। उनकी लड़ाई तब समाप्त होती है जब डे रियोज को एक एयरलॉक से बाहर फेंक देता है, लेकिन उसी क्षण रियोज होबर के कैसलिंग उपकरण का उपयोग करके उसके साथ अपनी जगह बदल लेता है। यह जानते हुए कि वे अब एक बर्बाद जहाज पर फंस गए हैं, एक अश्रुपूर्ण विदाई के बाद होबर कॉन्स्टेंट को एक सफाई मॉड्यूल में रखता है और उसे इस उम्मीद में अंतरिक्ष में छोड़ देता है कि उसे बचा लिया जाएगा। ट्रेंटोर पर डेमर्जेल वापस लौटता है और फंसे हुए डस्क और रूए का सामना करता है। यह एहसास होने के बाद कि उनके भाग्य तय हो चुके हैं, डस्क डेमर्जेल से अनजान अनिच्छा से उन्हें मारने से पहले उसकी गर्दन पर हरे रंग का निशान बना देती है। डेमर्जेल से बात करने के बाद डॉन को समझ आता है कि क्या हो रहा है और ट्रेंटोर से भागने से पहले वह कैद में बंद सारेत को, जो गर्भवती है, मुक्त करा लेती है। तीनों भाइयों के या तो चले जाने या मर जाने के बाद डेमर्जेल हर एक का एक नया पॉड निकालती है और सेल्डन द्वारा उसे दी गई प्राइम रेडिएंट की प्रति को सक्रिय करती है। टर्मिनस के पास हरी की तिजोरी कॉन्स्टेंट के पॉड को अंदर खींच लेती है, जहां उसे पता चलता है
कि वह टर्मिनस की पूरी आबादी ग्लेवेन के साथ को अपने अंदर समेटे हुए है और उसे पॉली और उसके पिताओं से फिर से मिला देती है। इग्निस पर जब गाल साल्वर को बताती है कि कैसे उसने हरी को डूबने से बचाया, तो तीनों को पता चलता है कि अब तक टेलम सभी मेंटलिक्स को अपनी इच्छा के अनुसार मोड़ रही थी और उसकी मृत्यु ने उन्हें मुक्त कर दिया है। हालांकि मरने से पहले टेलम का मन जोशिया में चला गया था, जिसे वह गाल की हत्या का प्रयास करने के लिए मजबूर करती है। साल्वर इस प्रयास को विफल कर देता है और जोशिया को मार डालता है, लेकिन गाल के लिए बने शॉट से मर जाता है। साल्वर की मृत्यु गाल और हरी को आशा और इस बात का प्रमाण देती है कि भविष्य निश्चित नहीं है। वे क्रायोनींद में जाने के लिए सहमत होते हैं, हर साल थोड़े समय के लिए जागते हैं ताकि दूसरे फाउंडेशन को सिखा सके और उनका मार्गदर्शन कर सके और उन्हें भविष्य में होने वाले युद्ध के लिए तैयार कर सकें। 152 साल बाद एक पागल खच्चर को गाल की उपस्थिति का एहसास होता है। पहले सीजन को कुछ सकारात्मक समीक्षाएं मिली, जिनमें इसके प्रदर्शन, खासकर पेस और हैरिस, महाकाव्य पैमाने, दृश्य प्रभावों और बेयर मैकक्रीरी के संगीत की प्रशंसा की गई। हालांकि गति, विशेष रूप से समय की छलांग, कथन का उपयोग और कथानक की जटिलता की अक्सर आलोचना की गई। 46 समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमाटोज ने पहले सीजन के लिए 89 समीक्षाओं के आधार पर 72% अनुमोदन रेटिंग दी है। वेबसाइट की आलोचनात्मक सहमति कहती है, फाउंडेशन का बड़े बजट का निर्माण और प्रभावशाली प्रदर्शन देखने लायक है, लेकिन यह अपनी स्रोत सामग्री के विशाल संग्रह को पूरी तरह से संतोषजनक श्रृंखला में ढालने में संघर्ष करती है। 40 मेटाक्रिटिक ने 25 समीक्षाओं के आधार पर पहले सीजन को 100 में से 62 का भारित औसत स्कोर दिया, जो आमतौर पर अनुकूल समीक्षाओं को दर्शाता है। 41 roseribert.com के निक एलन फाउंडेशन को एक ऐसी विज्ञान कथा श्रृंखला मानते हैं जिसे सचमुच एक इवेंट कहा जाना चाहिए, एक सीमाओं वाली भव्य विज्ञान कथा। वे लिखते हैं कि यह शो कई मायनों में विशाल है और इसके विश्वनिर्माण की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि यह अपनी भव्यता के साथ हमेशा प्रभावशाली रहता है, जो व्यावहारिक होने के साथ साथ आईमैक्स योग्य विशेष प्रभावों से भी निर्मित है। उन्होंने बेयर मैकक्रीरी के संगीत की भी प्रशंसा करते हुए कहा कि यह जरूरी है और कुछ कहानी के विकास को वास्तविक से भी बड़ा दिखाने में बहुत प्रभावी है। एलन ने ली पेस के अभिनय को चुंबकीय बताया। वे निष्कर्ष निकालते हैं कि इस शो में एप्पल टीवी प्लस के लिए एक और ऐतिहासिक श्रृंखला बनने की क्षमता है, और इसकी सबसे अच्छी विशेषता यह है कि यह हर किसी के लिए नहीं है, क्योंकि इसकी गति काफी हद तक मादक, सघन चरित्र निर्माण को बढ़ावा देती है, जो उन ग्राहकों को पसंद आएगी जो न केवल एक्शन के लिए बल्कि नई विज्ञान कथा दुनिया में प्रवेश करने के लिए उत्सुक है। 47 गिज़मोडो के फिल्म समीक्षक रॉब ब्रिकेन इस सीरीज से कम प्रभावित हुए। उन्होंने सुझाव दिया कि यह और बेहतर हो सकती थी और कहा कि ईमानदारी से कहूँ तो दूसरे एपिसोड के ज्यादातर हिस्से के बाद शो और किताबें पहचानने लायक नहीं है। साथ ही फाउंडेशन की मूल स्रोत सामग्री पर फिल्म बनाना भी मुश्किल हो सकता है। 48 टाइम की जूडी बर्मन ने सीरीज को बहुत खूबसूरत, महंगी, संभावनाओं से भरपूर लेकिन शुरुआत में काफी भ्रामक कहा और कहा कि हर एक फ्रेम कितना खूबसूरत है। 50 द वर्ज के चैम गार्टनबर्ग और एंड्रयू वेबस्टर ने सीजन 1 के अंत में अपनी राय दी, जिसमें गार्टनबर्ग ने कहा, ली पेस द्वारा ढहते साम्राज्य पर लोहे के हाथ से शासन करने का जेनेटिक राजवंश इस शो का मुख्य आकर्षण है, जिसका श्रेय क्लोन ब्रदर डे के रूप में पेस के गतिशील अभिनय को जाता है। और एनाक्रेंस के साथ टर्मिनस पर सेल्वर हार्डिन का बिल्ली और चूहे का खेल भी एक मनोरंजक विज्ञान कथा है। इस बीच कहानी का तीसरा चरण, जिसमें गाल का क्रायो में एक जगह से दूसरी जगह जाने का लंबा नाटक है, जैसा कि शो उसकी रहस्यमय शक्तियों का संकेत देता है, कम आकर्षक है। और वेबस्टर ने कहा कि जब शुरुआती विश्व निर्माण और भविष्यवाणी करने वाले गणित की चर्चा
पहले कुछ एपिसोड में पूरी हो गई, तो फाउंडेशन ने वास्तव में कई मायनों में गति पकड़ी। विश्व निर्माण पूरे समय अविश्वसनीय बना रहा। सभी संस्कृतियों और ग्रहों में एक गहराई है जो स्पष्ट रूप से आश्चर्यजनक है। 51 सीजन 2। दूसरे सीजन को आलोचकों से अधिक सकारात्मक समीक्षाएं मिली। कई लोग इस बात पर सहमत थे कि यह अपने पहले सीजन की तुलना में बेहतर था, जिसमें अधिक सुलभ गति, बेहतर कथानक, बेहतर पारस्परिक चरित्र चित्रण और सीजन के प्रदर्शन से समग्र संतुष्टि पर जोर दिया गया था। रॉटेन टोमाटोज पर दूसरे सीजन को 26 समीक्षाओं के आधार पर 100% अनुमोदन रेटिंग मिली है। वेबसाइट की आलोचनात्मक सहमति कहती है, अपनी जटिल नींव के साथ फाउंडेशन एक बेहतर दूसरे सीजन में अपने पंख फैलाता है, जो दर्शकों के धैर्य को एक वास्तविक भव्यता से भरपूर विज्ञान कथा महाकाव्य के साथ पुरस्कृत करता है। 42 मेटाक्रिटिक पर 6 समीक्षाओं के आधार पर इसे 100 में से 79 का भारित स्कोर मिला है, जो आम तौर पर अनुकूल समीक्षाओं को दर्शाता है। 43 सीजन 3। रॉटन टोमाटोज पर तीसरे सीजन को 14 समीक्षाओं के आधार पर 86% अनुमोदन रेटिंग मिली है। 44 मेटाक्रिटिक पर 7 समीक्षाओं के आधार पर इसे 100 में से 81 का भारित स्कोर मिला है, जो सार्वभौमिक प्रशंसा दर्शाता है। विकास 27 जून 2017 को यह बताया गया कि स्काईरांस टेलीविजन इसहाक असिमोव की विज्ञान कथा पुस्तक श्रृंखला फाउंडेशन का एक टेलीविजन श्रृंखला रूपांतरण विकसित कर रहा था, जिसमें डेविड एस गोयर और जोश फ्रीडमैन प्रोडक्शन के लेखक के रूप में काम कर रहे थे। रिपोर्ट के समय प्रोडक्शन कंपनी पुस्तक श्रृंखला के अधिकारों के लिए असिमोव की संपत्ति के साथ एक समझौते को बंद करने के बीच में थी। 10 अप्रैल 2018 को यह घोषणा की गई कि एप्पल ने अपने वर्ल्डवाइड वीडियो यूनिट के माध्यम से श्रृंखला को खरीद लिया है और इसे सीधे सीरीज ऑर्डर की क्षमता के साथ विकास में डाल दिया है। आगे यह घोषणा की गई कि गोयर और फ्रीडमैन से कार्यकारी निर्माता और शोरन्स के रूप में भी काम करने की उम्मीद की गई थी। 23 अगस्त 2018 को यह घोषणा की गई कि एप्पल ने प्रोडक्शन को 10 एपिसोड वाले पहले सीजन के लिए एक सीरीज का ऑर्डर दिया है। यह भी घोषणा की गई कि असिमोव की बेटी रॉबिन असिमोव एक कार्यकारी निर्माता के रूप में काम करेंगी। 18 अप्रैल 2019 को जोश फ्रीडमैन ने सहलेखक और सहश्रोता के रूप में छोड़ दिया। 28 जुलाई 2019 को यह घोषणा की गई कि आयरलैंड के लिमरिक में ट्रॉय स्टूडियो शो के उत्पादन की मेजबानी करेगा। 16 स्क्रीन आयरलैंड के अनुसार श्रृंखला स्टूडियो में 500 से अधिक उत्पादन नौकरियां पैदा करेगी। 17 असिमोव की बेटी रॉबिन असिमोव श्रृंखला को पारिवारिक सहायता प्रदान करती है। 18 गोयर ने एक वाक्य में श्रृंखला की व्याख्या की, यह हरी सेल्डन और साम्राज्य के बीच 1000 साल का शतरंज का खेल है और बीच के सभी पात्र मोहरे हैं, लेकिन इस गाथा के दौरान कुछ मोहरे राजा और रानी बन जाते हैं। 7 अक्टूबर 2021 को एप्पल टीवी प्लस ने श्रृंखला को दूसरे सीजन के लिए नवीनीकृत किया, जिसका प्रीमियर 14 जुलाई 2023 को हुआ। 20-21 लिखना जनवरी 2021 में गोयर ने कहा, फाउंडेशन के साथ हम कहानी को उम्मीद है 80 एपिसोड 80 घंटों के दौरान बता सकते हैं, बजाय इसके कि इसे एक ही फिल्म के लिए 2 या 3 घंटे में समेटने की कोशिश की जाए। 22 गोयर ने कहा कि यह प्रारूप सफल नहीं हो सकता है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो यह अद्वितीय होगा। 19 डेविड एस गोयर और जोश फ्रीडमैन को प्रोडक्शन के लेखक के रूप में सेट किया गया था। हालांकि फ्रीडमैन ने अप्रैल 2019 में सहलेखक के रूप में छोड़ दिया। 15 गोयर ने यह भी कहा कि 1000 वर्षों में घटित एक कहानी बताना कुछ ऐसा था जिसे एक फिल्म पूरा नहीं कर सकती थी और उस प्रारूप में बताने के लिए एक कठिन कहानी होती। 19 डलाई ली पेस और जेरेड हैरिस क्रमशः ब्रदर डे और हरी सेल्डन की भूमिका निभाते हैं।
23 लू लोबेल ने गाल डोर्निक की भूमिका निभाई है, जो एक ग्रामीण दमित जलीय ग्रह से गणितीय प्रतिभा है। लिया हार्वे ने एक दूरस्थ बाहरी ग्रह के सुरक्षात्मक और सहेज वार्डन साल्वर हार्डिन की भूमिका निभाई है। लॉरा बिर्न ने डेमरजेल की भूमिका निभाई है, जो गैलेक्सी के सम्राट की रहस्यमयी स्त्री रोग विशेषज्ञ है। टेरेंस मान ने ब्रदर डस्क की भूमिका निभाई है, जो शासक परिवार के सबसे बड़े जीवित सदस्य है। कैसियन बिल्टन ने ब्रदर डॉन की भूमिका निभाई है, जो शासक परिवार के सबसे कम उम्र के जीवित सदस्य है और ब्रदर डे की कतार में अगले है। 24 नए पात्र ब्रदर डे, ब्रदर डस्क और ब्रदर डॉन। 25 जून 2021 के ट्रेलर में अल्फ्रेड हनोक को कलाकारों के हिस्से के रूप में घोषित किया गया था। 26 सीजन 2 के लिए इसाबेला लाफलैंड को ब्रदर कॉन्स्टेंट के रूप में, सेंड्रा ई सेंसिंडाइवर, एलारे स्मिथ, दिमित्री लियोनिडास, बेन डेनियल, होल्ट मैककेलनी, मिकेल परसब्रांट, राहेल हाउस और निम्रत कौर के साथ लिया गया था। 27 सीजन 3 के लिए अलेक्जेंडर सिद्दीक और ट्रॉय कोत्सुर को क्रमशः डॉ. एबलिंग मिस, एक स्वशिक्षित मनोचिकित्सक, और प्रीम पाल्वर, मनोविज्ञान के एक ग्रह के नेता की भूमिकाओं में लिया गया था। सिद्दीक पहले सीजन 1 की अतिथि भूमिका में एक अलग चरित्र के रूप में दिखाई दिए थे। 5-8 अतिरिक्त सीजन 3 श्रृंखला के नियमित कलाकारों में पिलो अस्पेक, द म्यूल का एक नया रूप, चेरी जोन्स, सिनोव कार्लसन, कोडी फर्न, ब्रैंडन पी. बेल, टॉमस लेमार्क्विस। 4 फिल्माने 12 मार्च 2020 को एप्पल ने कोविड-19 महामारी के कारण आयरलैंड में शो का उत्पादन निलंबित कर दिया। 28 अक्टूबर को फिल्मांकन फिर से शुरू किया गया। 29-27 जनवरी 2021 को गोयर ने घोषणा की कि माल्टा सरकार से विशेष छूट प्राप्त करने के बाद कलाकारों और चालक दल के सदस्यों को द्वीप पर फिल्मांकन शुरू करने की अनुमति दी गई थी। गोयर ने कहा कि कुछ फिल्मांकन हमेशा माल्टा में आयोजित किए जाने की योजना थी, हालांकि लंदन में लगाए गए नए प्रतिबंधों के कारण उन्होंने उत्पादन के महत्वपूर्ण हिस्से को माल्टा में स्थानांतरित कर दिया। 22 माल्टा में फिल्मांकन फरवरी 2021 में संपन्न हुआ। 30 ट्विनेजे, फुएर्तेवेंटुरा, कैनरी द्वीप में फिल्मांकन मार्च 2021 तक पहले ही लपेटा जा चुका था। 32 इसके बाद प्रोडक्शन टीम टेनेरिफ चली गई, जहां 22 मार्च 2021 को फिल्मांकन फिर से शुरू हुआ। 33 19 महीनों के बाद अप्रैल 2021 में फिल्मांकन समाप्त हुआ। 34 दूसरे सीजन की शूटिंग 11 अप्रैल 2022 को प्राग, चेक गणराज्य में शुरू हुई। 35 तीसरे सीजन की शूटिंग मई 2023 के अंत में प्राग में शुरू हुई। 36 2023 के हॉलीवुड श्रम विवादों के कारण 14 जुलाई 2023 को फिल्मांकन रोक दिया गया था। 37 तीसरे सीजन का उत्पादन फरवरी 2024 में प्राग में फिर से शुरू होने की उम्मीद थी, लेकिन बजटीय मुद्दों के कारण इसे एक बार फिर से भंग कर दिया गया। 38 प्राग और पोलैंड में मार्च 2024 में उत्पादन फिर से शुरू हुआ। उन्होंने 2008 की फिल्मों ए सर्कल ऑन द क्रॉस में जेम्स मोनरो गुड, ईव्सड्रॉप में अगस्त और 2009 की फिल्म द मंडला मेकर में म्यूजियम के मुख्य क्यूरेटर की भूमिका निभाई। उनकी अन्य फिल्मों में जैज इन द डायमंड डिस्ट्रिक्ट में एक छोटी सी भूमिका और रेड हुक में लेफ्टिनेंट फॉक्स की भूमिका शामिल है। नवंबर 2009 में उन्होंने द एडम्स फैमिली के संगीतमय रूपांतरण के शिकागो ट्रायल में नाथन लेन और बेबे न्यूविर्थ के साथ माल बेनेके की भूमिका निभाई। मान के साथ यह शो ब्रॉडवे में स्थानांतरित हो गया और मार्च 2010 में शुरू हुआ। 17 उन्होंने अप्रैल 2011 तक माल बेनेके की भूमिका निभाना जारी रखा, जब उन्होंने मूल कलाकारों के कई अन्य सदस्यों के साथ शो छोड़ दिया। 18 मान ने दिसंबर 2012 से जनवरी 2013 तक अमेरिकन रिपर्टरी थिएटर, बोस्टन के पिपिन प्रोडक्शन में किंग शार्लेमेन की भूमिका निभाई। 19 यह भूमिका उन्होंने पहली बार 2004 के विश्व
एड्स दिवस कॉन्सर्ट में निभाई थी। उन्होंने ब्रॉडवे पुनरुद्धार 20 में उस भूमिका को दोहराया जिसके लिए उन्हें 2013 में एक संगीत नाटक में सर्वश्रेष्ठ फीचर्ड अभिनेता के लिए टोनी पुरस्कार नामांकन मिला। 21 उन्होंने अपनी पत्नी चार्लोट डियम्बोइस के साथ अभिनय किया, जिन्होंने राजा की धूर्त दूसरी पत्नी फास्टरारा की भूमिका निभाई। 20 2015 में उन्होंने ब्रॉडवे संगीत में फाइंडिंग नेवरलैंड में चार्ल्स फ्रोहमैन बटा कैप्टन जेम्स हुक की भूमिका निभाई, एंथनी वार्लो की जगह ली, जिन्होंने 27 सितंबर को शो छोड़ दिया था। जनवरी 2016 में केल्सी ग्रामर की वापसी तक उन्हें इस भूमिका में बने रहना था। 22 वह 2016 में ब्रॉडवे संगीत में टक एवरलास्टिंग में मैन इन द येलो सूट की भूमिका में दिखाई दिए। 23 और उन्होंने 2019 में सिएटल के 5वें एवेन्यू थिएटर में मैरी डांसिंग स्टिल के वेस्ट कोस्ट प्रीमियर में एडगर डेगास के रूप में एक कमांडिंग प्रदर्शन दिया। 24 जनवरी 2025 में वह उसी वर्ष अप्रैल तक सीमित जुड़ाव के लिए द ग्रेट गैट्सबी। टेरेंस वॉन मान, जन्म 1 जुलाई 1951, एक अमेरिकी अभिनेता और बैरिटोन गायक है। वे ब्रॉडवे मंच पर अपनी प्रस्तुतियों के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें बार्नम में लाइमैन, कैट्स में द रम टम टगर, लेस मिजरेबल्स में इंस्पेक्टर जेवर्ट, ब्यूटी एंड द बीस्ट में द बीस्ट, द स्कारलेट पिंपरनेल में चौवेलिन, द रॉकी हॉरर शो में फ्रैंक एन फर्टर, पिपिन में शार्लेमेन, द एडम्स फैमिली में माल बेनेके, फाइंडिंग नेवरलैंड में चार्ल्स फ्रोहमैन बटा कैप्टन जेम्स हुक, टक एवरलास्टिंग में द मैन इन द येलो सूट और द ग्रेट गैट्सबी में मेयर वोल्फशेम शामिल है। उन्हें 3 टोनी पुरस्कार नामांकन, 1 एमी पुरस्कार नामांकन और 1 संगीत में उत्कृष्ट अभिनेता के लिए आउटर क्रिटिक्स सर्कल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। उनकी फिल्मों में क्रिटर्स सीरीज, ए कोरस लाइन, बिग टॉप पीवी और सोलर बेबीज शामिल है। उन्होंने 2015 से 2018 तक नेटफ्लिक्स सीरीज सेंस 8 में खलनायक व्हिस्पर्स की भूमिका भी निभाई। वे वेस्टर्न कैरोलिना यूनिवर्सिटी में संगीत थिएटर के एक प्रतिष्ठित प्रोफेसर है और कैरोलिना आर्ट्स फेस्टिवल और नॉर्थ कैरोलिना थिएटर के कलात्मक निदेशक है। 1 प्रारंभिक जीवन। मान का जन्म केंटकी के एशलैंड में हुआ था। हेलेन और चार्ल्स मान के 3 बेटों में वे सबसे बड़े थे। मान की मां एक कॉन्सर्ट पियानो वादक थीं और उनके पिता एक बार्बरशॉप चौकरी में गाते थे। 2 संगीत उनके बचपन का एक अभिन्न अंग था, इसलिए गायन उनके लिए स्वाभाविक था। लेकिन रंगमंच के विविध आनंद ने ही उन्हें रंगमंच की दुनिया की ओर आकर्षित किया। हार्टफोर्ड कोर्टेंट के साथ एक साक्षात्कार में मान ने कहा, जब मैं जूनियर क्लास का नाटक कर रहा था, इसे इन डेडली अर्नेस्ट कहा गया था। एक दृश्य के अंत में स्क्रिप्ट में कहा गया था, वे चुंबन करते हैं। यह तब था जब मैंने ईमानदारी से सोचा, मैं थिएटर में जा रहा हूं। मुझे इस बात का रोमांच था कि मेरे मुंह में शब्द डाले जाए और कोई मुझे कुछ ऐसा कहेगा जो हमें उस क्षण तक ले जाएगा जहां हम एक चुंबन में समाप्त हो जाएंगे। मुझे याद है जब मेरे स्कूल के काउंसलर ने मुझसे पूछा कि मैं क्या करना चाहता हूं, मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, थिएटर में जाओ। 3 मान फ्लोरिडा के लार्गो में पलेबरे और 1969 में लार्गो हाई स्कूल से स्नातक हुए। उनकी पहली पेशेवर नौकरी जैक्सनविल विश्वविद्यालय में कॉलेज के दिनों में मिली। उन्हें $35 प्रति सप्ताह के हिसाब से उत्तरी कैरोलिना के मंटेओ के बाहरी तट पर गर्मियों के दौरान होने वाले वार्षिक आउटडोर थिएटर शो द लॉस्ट कॉलोनी में प्रदर्शन करने का प्रस्ताव मिला। यही उनकी मुलाकात जो लेटन से हुई, जिन्होंने बाद में उन्हें अपना पहला ब्रॉडवे शो दिलाने में अहम भूमिका निभाई। 3 बाद में मान ने नॉर्थ कैरोलिना स्कूल ऑफ आर्ट्स में दाखिला लिया, जहां उनके गुरु मैल्कम मॉरिसन थे, जो हार्टफोर्ड विश्वविद्यालय के हार्ट स्कूल के पूर्व डीन थे। कई वर्षों तक मान मॉरिसन के नॉर्थ कैरोलिना शेक्सपियर महोत्सव में नियमित रूप से शामिल होते रहे। 3 आजीविका। मान ने 1980 में सेंट जेम्स थिएटर के बार्नम में चेस्टर लाइमैन की सहायक भूमिका में ब्रॉडवे में अपनी शुरुआत की। 4
उन्होंने 1982 में एंड्रयू लॉयड वेबर की फिल्म कैट्स के मूल ब्रॉडवे कलाकारों के साथ अपना असली ब्रेकथ्रू प्रदर्शन किया, जिसमें उनकी मुलाकात उनकी भावी पत्नी चार्लोट डियम्बोइस से हुई और उन्होंने उनके साथ अभिनय किया। उन्होंने चंचल बिल्ली रम टम टगर की यादगार मुख्य भूमिका निभाई। 5. 1985 में मान ने रिचर्ड एटनबरो की फिल्म ए कोरस लाइन में सहायक कोरियोग्राफर लैरी की भूमिका निभाई। 6. 1987 में उन्होंने लेस मिजरेबल्स के मूल ब्रॉडवे कलाकारों में इंस्पेक्टर जैवर्ट की भूमिका निभाई। जैवर्ट के उनके चित्रण ने उन्हें एक प्रमुख भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना पहला टोनी पुरस्कार नामांकन दिलाया, एक भूमिका जिसे उन्होंने बाद में 2003 में इंपीरियल थिएटर में संगीत के अंत में दोहराया। मान ने जून 2015 में एक बार फिर भूमिका में वापसी की, कनेक्टिकट रिपर्टरी थिएटर, स्टोर्स, कनेक्टिकट में शो के एक मंचित संगीत कार्यक्रम में जैवर्ट के रूप में निर्देशन और अभिनय किया। 7. मान ने 1994 में पैलेस थिएटर में डिज्नी की ब्यूटी एंड द बीस्ट में द बीस्ट की भूमिका के लिए एक संगीत नाटक में अभिनेता के लिए अपना दूसरा टोनी पुरस्कार नामांकन अर्जित किया। 8. और 1995 में लॉस एंजिल्स प्रोडक्शन में कई मूल ब्रॉडवे कलाकारों के साथ अपनी भूमिका दोहराई। 1997 में मान ने ब्रॉडवे पर फ्रैंक वाइल्डहॉर्न के संगीत नाटक द स्कारलेट पिंपरनेल में चौवेलिन की भूमिका निभाई। 9. उन्होंने ब्रॉडवे पर अन्य संगीत में भी अभिनय किया है, जिनमें शामिल है रैग्स 1986, जेरोम रॉबिन्स ब्रॉडवे 1989, गेटिंग अवे विद मर्डर 1996 और 2000 ब्रॉडवे पुनरुद्धार द रॉकी हॉरर शो 10, जिसमें उन्होंने फ्रैंकेनफर्टर की भूमिका निभाई, टॉम हेविट की जगह ली। इसके अलावा तत्कालीन ऑफ ब्रॉडवे संगीत हत्यारे 1990 में कोजोलगोज के रूप में। 11. वह पहली 4 क्रिटर्स फिल्मों में उग नामक एक विदेशी इनाम शिकारी के रूप में दिखाई दिए। 12. उन्होंने 1997 में टेलीविजन सोप ओपेरा ऑल माई चिल्ड्रन में अर्ल बॉयड के रूप में अभिनय किया। मान ने नॉर्थ कैरोलिना में पॉल ग्रीन के आउटडोर ड्रामा द लॉस्ट कॉलोनी में ओल्ड टॉम की भूमिका निभाई और बाद में 2 सीजन के लिए शो का निर्देशन करने के लिए अपनी नाटकीय जड़ों की ओर लौट आए। 13. 14. उन्होंने ब्रॉडवे म्यूजिकल लेनन में अभिनय किया, जो अगस्त 2005 में शुरू हुआ और 49 प्रदर्शनों के बाद बंद हो गया। 15. इसके बाद वे मार्च 2006 में साउथ कोस्ट रिपर्टरी, कोस्टा मेसा, कैलिफोर्निया में अपने बहनोई क्रिस्टोफर डियम्बोइस द्वारा लिखित और निर्देशित द स्टूडियो के विश्व प्रीमियर में दिखाई दिए। 16. मान ने द इक्वलाइजर, गारगोयल्स, ओबेरॉन की आवाज, द टिक आवाज और लॉ एंड ऑर्डर में अतिथि भूमिकाएं निभाई है। वह द ड्रेसडेन फाइल्स में एक प्रमुख किरदार भी थे, जहां उन्होंने बेनब्रिज के हॉर्थबर्ट बॉब नामक एक शापित भूत की भूमिका निभाई थी। उन्होंने 30 रॉक के एपिसोड टीजीएस हेट्स वीमेन में समुद्र विज्ञानी बॉब बेलार्ड की भूमिका निभाई थी। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। बिर्न का जन्म हेलसिंकी, फिनलैंड में हुआ था। उन्होंने 2008 में हेलसिंकी थिएटर अकादमी से अपनी मास्टर डिग्री पूरी की। एक आजीविका। वह 2003 की फिल्म हेल्मिया जासिकोजा में मिको लेपिलम्पी के साथ और विशेष रूप से 2005 की फिल्म लूपोस में अपनी भूमिका के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। उन्होंने ऐतिहासिक नाटकों, हल्की फुल्की कॉमेडी और विचारोत्तेजक आर्ट हाउस फिल्मों में समान कुशलता से भूमिकाएं निभाई है। 2. संयुक्त राज्य अमेरिका में वह फिनिश फिल्म जोलुटारिना, अंग्रेजी शीर्षक क्रिसमस स्टोरी और ए वॉक अमंग द टॉम्बस्टोन्स में अपनी सहायक भूमिका के लिए जानी जाती है। 2012 की फिल्म पर्ज में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के सैटेलाइट अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। 3. 2021 में उन्होंने फाउंडेशन सीरीज में रोबोट एटो डेमरजेल की भूमिका निभानी शुरू की। दूसरा सीजन 2023 में रिलीज किया जाएगा। 4. 5 तीसरे सीजन की शूटिंग पूरी हो चुकी है और यह जुलाई 2025 में रिलीज होगी। 6. 2024 में
फिनिश साप्ताहिक समाचार पत्रिका सुओमेन कुवालेह्टी ने सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कर रिकॉर्ड के आधार पर लिखा कि बिर्न अब तक के सबसे अधिक भुगतान पाने वाले फिनिश अभिनेता या अभिनेत्री है। तो दोस्तों इस सीरीज के सेक्शन 1 को रिलीज़ किया गया था 11 जुलाई 2025 को, और अब ये जो नया सेक्शन है वो हमें तकरीबन 18 जुलाई को देखने को मिलेगा, यानी नया एपिसोड सेक्शन 3 का। और इसमें टोटल मैंने आपको बताया जैसा कि 7 से 8 एपिसोड देखने को मिल रहे हैं, वो वीकली वाइज हमें देखने को मिलेंगे। बाकी आप कितना इंतज़ार कर रहे हैं इस सीरीज का कमेंट करके जरूर से बताइएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।